नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 26 जून 2024। आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये जो करंट अफेयर है, इससे न केवल आपका करंट अफेयर तैयार होगा, बल्कि इससे संबंधित जितने भी स्टैटिक्स पोर्शन है, यानी कि जो जीएस वाला पोर्शन है, वो भी आपका तैयार होते चले जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान से इसको सुनना है और जिसे नोट करना है वो अपना नोट भी करते चले। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? श्रीनगर को, वाराणसी, शिमला, अमरावती। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, श्रीनगर। श्रीनगर को हाल ही में जो विश्व शिल्प परिषद है उसके द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दे दिया गया है। तो और भी इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। यानी कि इससे पहले 3 शहर और भी है। वो कौन कौन से हैं? एक है जयपुर, दूसरा है मल्लपुरम और तीसरा है मैसूर। ये 3 शहर ऐसे हैं जिसको विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुकी है। अभी चौथा शहर कौन सा बन गया है? श्रीनगर। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर भारत का चौथा शहर बन गया है। और भी जो WCC यानी कि जो विश्व शिल्प परिषद है, उसके द्वारा कश्मीर के अनेक शिल्प उत्पादों को भी लिस्टेड किया गया है। जैसे पेपर मैचे हैं, हाथ से बुने हुए कालीन है, पश्मीना शाल है, कानी है और सजोनी है। इन सब कार्य को भी लिस्टेड किया गया है। 2021 में श्रीनगर को शिल्प के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को रचनात्मक शहर के रूप में भी मान्यता मिलने के बाद मिली है। यानी कि श्रीनगर को एक रचनात्मक शहर के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं जो विश्व शिल्प परिषद है इसके बारे में समझ लेते हैं। एक एक फैक्ट तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व शिल्प परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। जब प्रथम विश्व शिल्प परिषद महासभा गठित हुई थी, उसी समय इस परिषद का गठन कर दिया गया था। विश्व शिल्प परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही है कि जो सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में शिल्प की स्थिति को और मजबूत करना, और भी इसका जो उद्देश्य है, जो शिल्पकार हैं उनको प्रोत्साहित करना, उन्हें सहायता देना और उसे सलाह देना, और उनके बीच में जो भाईचारा है उसको प्रमोट करना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध केरल के किस शहर को हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य शहर घोषित कर दिया गया है? भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर घोषित कर दिया गया है, वो भी केरल के किस शहर को? कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम है, कोझिकोड है, अल्पुजा है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प हो जाएगा सी, कोझिकोड को हाल ही में भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित कर दिया गया है। और भी इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। इससे संबंधित फैक्ट क्या है? इससे पहले अक्टूबर 2023 में, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2023 में कोझिकोड ने यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें साहित्य की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त किया था, कोझिकोड। इसके बाद अभी इसे किसकी मान्यता मिल गई है? पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर का मान्यता इसे मिल गया है। कोझिकोड अपने सांस्कृतिक और रचनात्मकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य वैश्विक शहरों की श्रेणी में भी शामिल है। कोझिकोड के बारे में थोड़ा और भी जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश शासन काल में, जब ब्रिटिश इंडिया का काल था, शासन था भारत पर, उस समय जो कोझिकोड है इसको कालीकट के नाम से जाना जाता था, कालीकट के नाम से जाना जाता था। इसमें एक जीवंत साहित्यिक परंपरा है। यह फारसियों, अरबों, चीनी और यूरोपीय लोगों के लिए, लोगों सहित विभिन्न सभ्यताओं के लिए तट प्रवेश के द्वार के रूप में कार्य करता था। यह शहर प्राचीन व्यापारिक केंद्र के रूप में भी अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध था। और वह अपना स्थान जहां पुर्तगाली के खोजकर्ता थे जिनका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में जब पहली बार आए थे 1498 में, फैक्ट याद रखिएगा, ये इतिहास का फैक्ट है। वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आए थे, तो कहाँ पहुंचे थे? यही कालीकट पहुंचे थे, जिसे आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। कोझिकोड में लगभग 500 से अधिक पुस्तकालय हैं और 70 से अधिक प्रकाशन है। ध्यान रखिएगा, 500 से अधिक पुस्तकालय है, 70 प्रकाशन है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है, जो प्रति वर्ष 400 से 500 पुस्तकें प्रकाशित करता है। यानी 400 से 500 पुस्तक प्रति वर्ष प्रकाशित होते हैं, तथा साहित्य और ज्ञान के प्रति प्रेम को भी बढ़ावा देता है। इसलिए इसे साहित्य के शहर के रूप में मान्यता मिली है। और भी देखेंगे इसके कोझिकोड के बारे में। यहाँ पर देखिए कोझिकोड का एरिया देख लीजिए, केरल का ये कोझिकोड है।
जिसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। यानी वास्को डी गामा जो पुर्तगाली खोजकर्ता है या खोजी था, वो पहली बार 1498 में कालीकट ही पहुंचा था, जिसे कोझिकोड के नाम से अभी जाना जाता है। शहर अपने लेखकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर अलग तरीके से समारोह किए जाते हैं, जैसे कि पीए ललिता पुरस्कार, एसके पोटेक्कल साहित्य पुरस्कार, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, ये सब सभी समारोह किए जाते हैं ताकि जो स्थानीय प्रतिभा है उसको उजागर किया जाए। प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं जिनका नाम है यमटी वासुदेवन। जो यमटी वासुदेवन नायर्स हैं, इनका शहर से गहरा नाता है तथा उन्होंने इसके साहित्य परिदृश्य में महत्वपूर्ण अपना योगदान भी दिया है। साहित्य का शहर दिवस भी मनाया जाएगा, लेकिन 2024 से नहीं, 2025 से, यानी अगले साल। हर साल 23 जून को, ध्यान रखिएगा, हर साल 23 जून को मनाया जाएगा, साहित्य का शहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कहाँ पर? केरल के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कोझिकोड को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री किसकी जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है? गुरु नानक देव, संत रविदास, कबीरदास जी, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा सी, यानी कि कबीरदास जी की जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आइए कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, इनकी जयंती के बारे में। यह हर साल ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है इनकी जयंती। कबीर के जन्म का जो सटीक विवरण है समय के कारण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का अनुमान है कि इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। यानी 1398 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ होगा। कबीर के जो चिर स्थायी विरासत है, उनकी सरल किंतु गहन हिंदी में लिखी गई जो मार्मिक कविताएं हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। ये भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे और उनके जो भजन है, दोहा, खासकर अपने दोहे के लिए काफी ज्यादा फेमस हो गए। वो अपने 2 पंक्तियों वाले दोहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जो कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। इनकी कई सारी ग्रंथावली है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके ग्रंथ को शामिल किया गया है। जैसे कबीर की ग्रंथावली है, अनुराग सागर है, बीजक है, साखी ग्रंथ है, पंचवाड़ी है, ये उनकी ग्रंथ है। उनको कार्यों का एक बड़ा हिस्सा जो सिख गुरु के, जो 5वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनके द्वारा एकत्रित किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संकलित किया गया था। कबीर की अगर शिक्षा की बात किया जाए तो कबीर की शिक्षाएं प्रमुख धार्मिक परंपराओं, यानी कि पूर्व बल्कि तीव्र अस्वीकृति पर आधारित थी। उनकी शिक्षाओं में जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म है, इस्लाम है, दोनों की सभी प्रकार की जो ब्रह्म पूजा है, पुरोहित वर्ग की जो प्रधानता है और जाति व्यवस्था है, उसका खुलेआम उपहास उड़ाते थे। यानी कबीर इन सब चीज का विरोध करते थे। उनके जो ईश्वर थे, परमेश्वर एक थे जो निराकार थे, वो किसी आकार में नहीं। मोक्ष का मार्ग उन्होंने भक्ति को रखा था कि भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। तो ये था कबीर पंथ के बारे में। इनके कुछ परंपराओं के बारे में दिया है। कबीर दास की जो विरासत है, आज भी कबीर पंथ नामक एक संप्रदाय के माध्यम से चल रही है, जो धार्मिक समुदाय के रूप में बन गया है कबीर पंथ नामक। उनके संस्थापक मानते हैं कबीर दास की जयंती कबीर के प्रेम, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव की जो स्थायी विरासत है उसका सम्मान करती है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि वार्षिक अंबुबाची मेले के शुभारंभ के लिए देश भर से भक्त भारत के किस राज्य में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ रहे हैं? इस समय भीड़ उमड़ रही है। मेघालय के अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश के, हिमाचल, असम। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प होगा आपका सी, डी, यानी कि असम। असम का जो गुवाहाटी है, असम का जो गुवाहाटी है, उसी में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर वहीं पर स्थित है। उसी का दर्शन पूजन करने के लिए वहीं पर अंबुबाची नाम से मेला लगता है। वहीं पर दर्शन पूजन करने के लिए लोग, श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आइए कुछ और भी इनके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। कामाख्या मंदिर भारत की जो 51 यानी कि जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक है, जो असम की जो नीलांचल पहाड़ियां हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पहाड़ी भी पूछा जाएगा कि किस पहाड़ी में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है, तो नीलांचल पहाड़ियां हैं, उसी में मंदिर उनका स्थित है। जो देवी कामाख्या है, इन्हें बताया जाता है कि जो देवी पार्वती है उन्हीं का रूप है। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में ही आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आयोजित किया जाता है वार्षिक रूप से, देवी माँ का जो मासिक धर्म चलता है, वार्षिक रूप से जो मासिक धर्म सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के दौरान ये जो मेला लगता है अंबुबाची मेला लगता है। अगर वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 2 अलग अलग शैलियां लगी है। जिस शैली में ये बना हुआ है जो कामाख्या देवी मंदिर बना हुआ है, एक तो जो पारंपरिक रूप से जो नागर शैली है उसमें बना हुआ है। दूसरा
कुछ जो मुगल शैली है उसके भी अस्तित्व इसमें देखने को मिल जाता है। तो यानी कि इसका दोनों को मिलाकर, मुगल शैली और नागर शैली को मिलाकर एक नीलांचल शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें कामाख्या देवी मंदिर का प्रतिमा बना हुआ है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है, जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक संपन्न हुई है? 53वीं, 52वीं, 50वीं और 63वीं। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए। विकल्प ए है, 53वीं बैठक अभी आयोजित की गई है। किसकी? जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की है। इसके बारे में समझ लेते हैं। संविधान में 101वां संशोधन हुआ था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2016 में, अधिनियम के माध्यम से 2016 में जीएसटी परिषद, जो जीएसटी परिषद है, इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई इसी अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल का नाम है 279A, यानी कि 279A एक आर्टिकल जोड़ा गया। इसके तहत जो जीएसटी परिषद है इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय बन गई। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इनके जो सदस्य होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, और राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं, राज्य की तरफ से नियोजित, वो इसके मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली नदियों पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के किस राज्य में भेजा गया है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ जिला है, किश्तवाड़ जिला है, वहां पर भेजा गया है प्रतिनिधिमंडल। तो आइए एक फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? ये जो सिंधु जल संधि है, 1960 में हुई थी सिंधु जल संधि। इसका जो मीडिएशन कराया था वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो विश्व बैंक है, उसके मीडिएशन कराया गया था। इसके तहत जो समझौता हुआ था, तो जो वेस्टर्न रिवर्स है, जो वेस्टर्न फ्लो रिवर्स है, वो पाकिस्तान को मिली है। जो ईस्टर्न फ्लो रिवर्स है, यानी कि जो पूर्वी रिवर्स है, वो भारत को मिली है। पूर्वी रिवर में भारत को कौन सी मिली है? सतलज मिली है, ब्यास और रबीस। यहाँ पर देख सकते हैं, यह है सतलज रिवर्स, यह है ब्यास रिवर्स, यह है रबीस। ये 3 रिवर जो पूर्वी साइड से बहती है, ये भारत को मिली है। और जो चेनाब है और झेलम है और इंडस है, चेनाब, झेलम और इंडस। यहाँ पे इंडस है, ये झेलम है, ये चेनाब। ये 3 रिवर्स जो किसको मिली है? ये मिली है पाकिस्तान को। जो चेनाब रिवर्स है, जो पाकिस्तान के हिस्से में जाती है, कि इसका मैक्सिमम जो जल फ्लो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उस पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है। इसी के लिए इसी को ध्यान में रखकर पाकिस्तान अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है कि पाकिस्तान मतलब भारत जाए और देखे कि उसका इस्तेमाल कहीं भारत गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है, कहीं एक्स्ट्रा तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पर भी। एक परियोजना है, एक रतले जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा। ये चिनाब नदी की जो सहायक नदी है उस पर बनी हुई है। एक मसूदूर नदी पर बनी है 1000 मेगावाट की पाकल दूल परियोजना बनी हुई है। इन सब सारी परियोजनाओं को, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये फैक्ट को याद रखिएगा। दोनों चेनाब नदी की जो सहायक नदी है उस पर बनी हुई है, जैसे मसूदूर नदी है। तो ये था इसके बारे में। और सिंधु जल संधि के बारे में बताया जाएगा कि 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। नदी का जो जल है उसके बंटवारों को लेकर था। जो विश्व बैंक था, इसका मीडिएशन कराया था। इसके तहत जो ईस्टर्न की 3 नदियां हैं वो भारत को मिली थी, जिसमें जो पूर्वी नदियों में ब्यास हो गया, रवि हो गया, सतलुज हो गया, भारत पर नियंत्रण मिला था। वही सिंधु, झेलम और चिनाब हो गया, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को मिला है। तो ये था इसके बारे में फैक्ट। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज, ये कानून है, इसके न्यायाधिकरण ने किस उग्रवादी संगठन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है? खालिस्तानी संगठन, और जो लिट्टे संगठन है, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम्स के नाम से जाना जाता है, उग्रवादी संगठन छत्तीसगढ़ का, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संगठन है जिसमें कारण बताओ नोटिस यूएपीए के तहत जारी किया गया है? तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जिसे लिट्टे संगठन कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं। जो लिट्टे संगठन है, ये है क्या? यह एक उग्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड था, जो इसे स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम था वेलुपिल्लई प्रभाकरन, प्रभाकरन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था।
1983 में यानी कि 1993 के बाद से यह श्रीलंका के जो तमिल है उसके लिए तमिल एलम यानी अलग से देश की मांग कर रहा है। यानी श्रीलंका के अंदर से जो तमिलियन रहते हैं, तमिलियनों के लिए एक अलग से देश बनाने के लिए कि तमिलनाडु मतलब श्रीलंका के अंदर ही जितने तमिल आबादी है उसका एक काट कर एक तमिलनाडु मतलब श्रीलंका के अंदर एक अलग से देश होना चाहिए। उसके लिए ये संगठन संघर्ष करता रहता है। भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि श्रीलंकाई सरकार और तमिलों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए सेना भेजी जाए। मतलब कि सेना की मांग की थी कि ये उग्रवादियों को दबाने के लिए भारत सेना भेजे। अंततः भारतीय सेना को लिट्टे से युद्ध करना पड़ा और 1989 आते आते भारतीय शांति सेना अपना लक्ष्य हासिल किए बिना ही श्रीलंका से वापस चली आई। श्रीलंका संकट हिंसक बनता रहा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो हितधारक हैं विशेषकर नॉर्वे, आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों ने युद्धरत समूहों को पुनः बातचीत करने के लिए प्रयास किया था। अंततः 2009 में लिट्टे की पराजय हुई और जो संघर्ष है वो समाप्त हुआ। तो ये था लिट्टे लिबरेशन आर्मी के बारे में और आज के लिए इतना ही न्यूज है। तो थैंक यू।